नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला और मैं नामिका पांडे। आप सभी का स्वागत करते हैं पेन पॉइंटर के वीर गाथा के एक नए एपिसोड में। वीर गाथा एक ऐसी सीरीज है जहां पे हम मिलाते हैं आपको देश के वीर और ऐसे जवानों से जिनके बारे में जानना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और आज इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल आरपी सिंह। नमस्कार सर। आर्मी आपका चूज़ करने का क्या एक रीज़न था? क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली के सेंटिमेंट्स होते हैं, माँ के सेंटिमेंट्स होते हैं कि मेरा बच्चा दूर चला जाएगा। क्या आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया और आपने कैसे इसको चूज़ किया? नहीं, सिलेक्शन करने का तो एक तरह से समझ लीजिए कि 71 वॉर था जब उस समय हम पढ़ रहे थे और उस समय हम लोग इंटरमीडिएट क्लास में थे जब अपने टिफ़िन को ले जा कर के इस रेलवे स्टेशन पे सैनिकों को देते थे जो कि वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न बॉर्डर जाते थे या ईस्टर्न बॉर्डर से वेस्टर्न बॉर्डर जा रहे हैं। तो एक मोटिवेशन था उस समय कि हम लोग भी सेना के अंदर हों और दुश्मन को एक तरह से उनको पूरे के पूरे उनको भी नकाब किया जाए। उसी में हम लोगों ने बस पढ़ाई के दौरान में, जैसे आपको सबको पता है उस ज़माने में NCC, स्काउट्स, NSS इस तरह की संस्थाएं बड़ा अच्छा काम करती थी और हम लोग उनको ज्वाइन करते थे जिसमें कि डिसिप्लिन और देश के लिए किसी भी उसमें जाने के लिए तैयार रहते थे। तो यही सबसे बड़ा रीज़न था। ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट तो हर जगह रहता ही है। कितने जगह माँ बाप होते हैं जो कहते हैं कि बहुत खतरनाक फील्ड है जिसमें जाने के बाद शायद वापस आने का भी ठिकाना नहीं होता, तो ऐसा घर में कभी डर का माहौल नहीं रहा? नहीं, घर में डर का माहौल नहीं रहा, बल्कि मेरे लिए तो मोटिवेशन था क्योंकि मेरा बड़ा भाई तब तक जा चुका था और सबने ये रियलाइज़ किया कि यार वो डर का माहौल तो हर जगह है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो जहाँ ऐसे जगह पर हम पढ़े हैं, चाहे ऐसे प्रदेश में रहते थे उत्तर प्रदेश जहाँ पे दंगे फसाद, मर्डर्स, इस तरह के सब एक्सीडेंट्स होते रहते थे, आंदोलन होते रहते थे छात्रों के चाहे किसी के। तो इसमें कोई डर नहीं। अगर आपने देश के लिए अगर कोई मर गया तो ज़िंदगी वो जिंदा रहता है, मरता थोड़े है तब। तो दैट वाज अ रीज़न। ऐसा कुछ नहीं था, तो एक तरह से मोटिवेशन ही था और इसलिए उन्होंने हमारे हमेशा सपोर्ट ही किया, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो आप जिस ग्रुप को कमांड कर रहे थे कश्मीर में, वो LOC पे जाके पाकिस्तानी ट्रूप्स के साथ भी कांटेक्ट में आई थी। उस वक्त की कुछ अगर आप बातें साझा कर सकें हमसे। नहीं, पाकिस्तानियों के साथ तो कई इंसिडेंट्स हमारे हुए हैं और एक तरह से LOC के ऊपर तो एक तरह से बॉल टू बॉल, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट था। मैं था, एक जगह है चीमा और फौलाद, आपने नाम सुना होगा, और वो हाई एल्टीट्यूड पे है, 14,000 फीट से ऊपर है। उसमें मैं बटालियन का नंबर 2 था, 2IC बोलते हैं, सेकंड इन कमांड। और वो उधर से जाड़े के बाद जब बर्फ़ पिघल जाती है तो इन्फिल्ट्रेशन होता है। एक इन्फिल्ट्रेशन में हम लोगों ने करीब जो भी मिलिटेंट्स थे करीब 5 मिलिटेंट्स को मारे थे और हमारे एक यंग ऑफिसर ने उनको समाप्त किया था। और उनके पांचों के पास से 12 हथियार मिले थे, 20 लाख करेंसी मिली थी। अब समझिए कि वही फौलाद पोस्ट कारगिल के दौरान में अटैक्ड हुआ और हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। तो इस तरह से जो LOC के ऊपर पाकिस्तान की जो एक तरह से नापाक हरकतें होती हैं वो रोज़ाना कुछ न कुछ होती रहती थी जिसको हम लोग नापाक करते थे। यहाँ तक कि जो LOC है जिस पे कोई मार्किंग नहीं है, तो किधर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक तरह से उनको चेक करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक, तो वो इंसिडेंट काफ़ी मुझे याद आता है जिसमें हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई लेकिन मिलिटेंट्स की कैजुअलिटी हम लोगों ने काफ़ी की थी। सर, आप आर्मी ऑफिशियल हैं और एक आर्मी ऑफिशियल की लाइफ पूरी तरह से अलग है नॉर्मल सिविलियन से, तो क्या आप कहीं भी मिस करते हैं नॉर्मल सिविलियन होना कि हाँ काश मैं भी ऐसे रह सकता और मेरी लाइफ पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलती है, काश मैं भी आज़ाद होता ऐसा करके? ये तो आप उल्टा बोल रही हैं। जहाँ तक कि मैं देखता हूँ सिविलियन चाहता काश मेरी ऐसी लाइफ होती जैसे हमारी है। अच्छा। क्योंकि सिविलियन खुद ही परेशान रहते, सर आप क्या ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि वो हम लोग जो ज़िंदगी जीते हैं वो सिविलियंस कभी जी नहीं सकते, ना जानते हैं वो, क्योंकि हम लोग ऑनेस्ट हैं, वर्क टू द ऑन ग्राउंड है, हम लोग जितना मिलता उसी में खुश रहते हैं, ग्रीड नहीं है, हम लोग को डर नहीं है, हम लोग किसी के प्रेशर में काम नहीं करते।
हम लोग किसी के एक तरह से पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है। हम लोग का बस एक ही काम है, देश के लिए काम करना है। हम लोग मतलब एक तरह से समझ लिए इन सब से, बल्कि जब हम लोग सिविल में आ गए हैं तो हम लोग की लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई है। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो गई, कहीं पे सिस्टम काम ही नहीं करता है। तो मुझे तो आप लोगों पे बल्कि वो एक तरह से दया आती है कि सिविल और फौज की लाइफ टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग इस डर्टी लाइफ से थोड़ा सा अलग है। हम लोग तो बस देश के प्रति काम करते हैं, और न हम लोग किसी ऐसे काम में नहीं होते हैं जहाँ पे हम लोग का मस्तिष्क या दिमाग एक तरह से साफ़ सुथरा रहता है कि हमें देश के लिए क्या करना है। तो मतलब आपने कभी भी मिस नहीं किया ऐसा कि नहीं, कभी आई मीन जो मिस किया वो तो आप जानते हैं, भाई सोशल फंक्शन मिस किया, शादी ब्याह में छुट्टी नहीं मिली, या सिस्टर की शादी हो रही जा नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन वो घर का कोई दूसरा मेंबर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस करने में तो बहुत कुछ है। अब अभी हाल में ही आई मिस माई नेफ्यू। तो इस तरह की लाइफ और डेथ का तो हम लोग एक तरह से चलता रहता है, जो कि पार्ट ऑफ फैमिली एक तरह से कह लीजिए। सो दैट इज़ टोटली डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। नहीं, ये क्या होता है ना कि एक सिविलियंस जो हैं, जो आर्मी में या फिर डिफेंस में नहीं है, तो उनकी एक मेंटेलिटी होती है कि जो इतने ऊपर ओहदे पर है, कर्नल है या फिर जनरल है, तो वो लोग एक होता है कि उनके अंदर एक चीज़ भरी होती है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त होंगे, रूड होंगे। तो एक इमेजिन उन लोग कर लेते हैं कि ये इतने सख्त होंगे, इतने टाइट होंगे, उनके सामने बात नहीं कर सकते हम, वो पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे। तो ये आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में आप भी वही हैं या फिर? नहीं, आप समझ लीजिए कि अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ये देना चाहता, हम लोग सख्त नहीं होते हैं, देखने में सख्त होते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्दी होती है, हमारे पास रैंक होता है। हम लोग ऐसे कोई छद्म वेश में रहते नहीं, खुले तौर से रहते हैं, इसलिए जो कुछ भी है हमारे में दिखता है। जो छद्म तरह से होते हैं, कुछ भी पहनते साफ़ सुथरे कर ले, अंदर से क्या आप जानते भी नहीं। जो कुछ भी हम कहते हैं, एक तरह से हम लोग नारियल की तरह होते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रुप्स को हैंडल करते हैं। देखने में सख्त हैं, लेकिन अंदर से हम लोग सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि हमारे साथ 1000 ट्रुप्स होते हैं। उनके घरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी डेली प्रॉब्लम सॉल्व करना, बॉर्डर के ऊपर जाना, उनके मेंटल स्टेटस को ठीक करना कि उनको गोली से लड़ना है, उनको दुश्मन से लड़ना है। तो हम लोग उनके साथ एक तरह से फैमिली की तरह रहते हैं। तो ये कहना एक तरह से दूसरों को लगता है कि हम उस पर ना आए, क्योंकि हम लोग कांटेक्ट में आते नहीं हैं, इसलिए उनको दूर से लगता है कि हम लोग यूनिफॉर्म में रहते हैं, इसलिए एक यूनिफॉर्म की जो इज्जत होती है वो लोग देते हैं, इसलिए हमसे थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं, और कोई बात नहीं है। सर, आपकी सर्विस नॉर्दर्न ईस्ट पे भी रही है और JNK में भी रही है, तो आपको मेजरली प्रॉब्लम कहाँ पे थोड़ा मिलिटेंट्स के साथ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन सा लगा एरिया? नहीं, देखिए JNK का प्रॉब्लम अलग है और वहाँ की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है, और नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम कम थी। वहाँ पे लोकल प्रॉब्लम ज़्यादा है, वो एरिया जंगल का है लेकिन उनका ये मकसद कुछ ऐसा नहीं है देश के ख़िलाफ़ है, चाहे वो उनका एक तरह से ऐसा कुछ नहीं है। जबकि यहाँ मिलिटेंट्स का जो है बाहर से सपोर्ट है, कब क्या कर लें, फिर एक रिलीजियस माइंडेड इन लोगों का वो है, और इसमें काफ़ी सिविलियंस इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बीच में फंस जाते हैं और उनको पनाह देते हैं। इसलिए जो है हमलों से कभी कभी ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें कि कॉर्डन एंड सर्च होता है, तो गांव वाले भी एक तरह से हम लोगों के ख़िलाफ़ रहते हैं, या उनके पास जा कर के मिलिटेंट्स छिपे हुए हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम एरिया नॉर्थ में ज़्यादा है JNK की हालात में, और नॉर्थ ईस्ट में उतना नहीं है जितना कि आप समझते हैं। तो ये प्रॉब्लम है वहाँ पे, और बेसिकली और ये फॉरेन से फंडेड रहते हैं, फॉरेन से ट्रेन होके आते हैं, और उसमें मिक्स काइंड का पीपल रहते हैं, और इसलिए जो है JNK की प्रॉब्लम डिफरेंट, वो मिलिटेंसी के एक तरह से मानते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि एक तरह से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जब आप कार्यरत थे, जब वहाँ पे आप काम कर रहे थे, तो आपने क्या महसूस किया कि जो अभी शोर मचा हुआ है कि कश्मीरी जो हैं, कश्मीरी लोग जो हैं वो आर्मी के ऊपर जैसा बिहेव कर रहे हैं, या फिर उनको लेके जो मानसिकता है भारत को लेके वो काफ़ी अलग है, ये है कि वो भारत के होना नहीं चाहते, ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो बताई जा रही हैं अभी दुनिया में, तो आप वहाँ पे रह के आए, आपने क्या फेस करा वहाँ पे?
नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ये पहले तो कश्मीर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, चूँकि 47 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से चूँकि देश डिवाइड हुआ, तो JNK की जो स्टेटस था वो बीच में था। जब JNK भारत के साथ मिल गया तो उसके बाद से जो पाकिस्तान है वो चाहता कि भाई मेरा हिस्सा बने, और उस समय अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, उस समय जनरल करियप्पा थे, उनको रोका गया, नहीं तो अगर उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती और उस समय JNK अब भारत का पूरा हिस्सा बन जाता और ये LOC या LAC का चीज़ें नहीं रहती, तो काफ़ी कुछ पहले से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ये प्रॉब्लम बाद में आई है जब कि आपके 71 वार के बाद एक्सट्रीमिस्ट, और जब बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान ने एक तरह से सोचा कि चलो भारत के अंदर भी हम लोग कुछ काम करें। दूसरा, एक रिलीजियस बिलीव में उन्होंने काम करना शुरू किया। तो वो सब चीज़ें हो रही हैं, और हर साल हर एक तरह से समझ लीजिए कि स्थितियाँ चेंज होती जा रही हैं। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के एक्शंस हो रहे हैं, और इस वजह से जो है, अगर आप देखेंगे, ये एक तरह से रूल करने का, एक तरह से देश के अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया में नहीं हर कंट्री में है। सो ये प्रॉब्लम जो है कंटिन्यूस बढ़ रही थी, घटी, फिर बढ़ी। तो ये किस तरह से कौन सी गवर्नमेंट हैंडल करती है, किस तरह से कंट्रोल करती है, उसके ऊपर है। तो अभी भी मतलब इस समय जो है काफ़ी हालात अच्छे हैं। जो अभी हालात बताई जा रही, उसमें टूरिस्ट काफ़ी जा रहे हैं, बल्कि कश्मीर के लोग खुद ही दुखी हैं। यहाँ तक कि जब हम वहाँ पे थे तो खुद ही कहते, सर हमारा बिज़नेस ख़राब हो गया है, फ़ॉरेन के लोग नहीं आ रहे। बहुत बड़े रिच पीपल जिनको मैं जानता था पर्सनली, मैं गुलमर्ग के पास ही था, गुलमर्ग में जिनके बिज़नेस थे, फॉरेनर्स, एंग्लो इंडियंस थे, जो कि इंडियन से शादी कर लिए हैं, सेटल हो गए हैं, जिसमें कि उनके रिलेशन में फ़ारूक अब्दुल्ला या जो भी लेडीज आपकी वहाँ की वो हैं, उनके परिवार से उनके संबंध हैं। लेकिन वो अभी भी उनका बिज़नेस नहीं हो रहा है, उनके जो है जिस तरह से फ्लरिश कर रहे थे वो कर नहीं पा रहे। तो वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से यहाँ पे शांति बन जाए, मेंटेन हो जाए, और जो है जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। कॉलेज लाइफ जो थी, आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो जो पढ़ाई का दौर रहा है, जो आपकी एजुकेशनल जर्नी रही है, ये कैसी रही है, आप ये ज़रा हमें बताते। नहीं, एजुकेशन लाइफ तो सबसे अच्छी थी, क्योंकि अभी ये जो आर्मी में ज़्यादातर लोग जो हैं एक तरह से मिलिट्री कॉलेज या सैनिक स्कूल से आते हैं, NDA जाते हैं, फिर IMA जाते हैं, फिर जा कर के आर्मी में आते हैं। मेरे केस में क्या था, मैं डायरेक्ट जो है ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हो गई थी। ये पहले 1974 में पहले इंटरमीडिएट लेते थे, लेकिन 74 में ये डिसीजन लिया गया कि अब ग्रेजुएशन लोग आएंगे, इसलिए जो है ग्रेजुएशन को ही लिया जाने लगा। तो उससे जब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन लाना पड़ा। उसके बाद से हम लोग वहाँ गए कॉलेज। उस समय की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। पहले के एडमिशन्स और पढ़ाई जो होते हैं नंबर पे मिलते थे, पैसे पे नहीं मिलते थे। आजकल पैसे पे मिलते हैं, नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। उस समय अगर हम 75% लाते थे, एक डिस्टिंक्शन, एक बहुत बड़ी बात होती थी कि आज 75% मतलब कि एक तरह से मतलब सभी लोग ला रहे हैं। आजकल 95 के नीचे कोई बात ही नहीं हो रहा है। तो कॉलेज लाइफ उस समय की बेस्ट थी, और मैं एक तरह से लकी हूँ कि वो भी देखा हुआ है, और उसके बाद से आर्मी लाइफ भी देखी। तो दोनों का कंपैरिजन जो है एक तरह से बेस्ट कॉम्बिनेशन एक है। सर, आपके लिए आपकी पहली अचीवमेंट ऐसी जो कि आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है पर्सनली, पर शायद वो रिकॉग्नाइज नहीं करी गई थी? ब्रेकिंग एन एम्बुश अगेंस्ट LTT। एक यहाँ से हम लोग यहीं लखनऊ से ओवरनाइट फ्लाई किए गए, इंडक्ट किए गए श्रीलंका में 1987 में। ऐसे इंसिडेंट बहुत हुए हैं, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि लाइफ एंड डेथ से मैं निकला। मेरे बगल वाला हवलदार नेपाल सिंह समाप्त हो गया, गोलियां बाहर दाएं से। पहली बार मैंने AK-47 की आवाज़ सुनी थी। ये 87 की बात है, 15 नवंबर, जब हम लोग एक कंपनी के साथ जा रहे थे। LTT हमें 3 दिन से पीछा कर रहा था, और उन्होंने ऐसी जगह देखा
जहाँ पे कि हम लोग चारों तरफ से घेर लिए गए, एम्बुश हुआ। 5 घंटे के बाद एम्बुश को ब्रेक किया। वो हमसे ज़्यादा नफरी में थे, स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा थी, लेकिन उनके आदमियों को हम लोगों ने ख़त्म किया। बॉडी उठाई, राइफ़ल उठाया और आगे गए जहाँ पे हमको एराउर जाना था। ये बटीकुला का इंसिडेंट है। और फॉर्चुनेटली मेरी किस्मत ये थी कि जब हम चले तो 5 किलोमीटर के अंदर ही अटैक हुआ और हमने उस समय जो है मोटर फायर से वो किया। और ये जो चीज़ आप बता रहे हैं उसमें जो रिकग्निशन जो है वो ज़रूर मिली, लेकिन जो उसको ब्रेक करने के बाद जो एलटीटी की जो हम लोगों ने बैकबोन तोड़ी थी वहाँ पे बटीकुला के अंदर, वो बाद में उठ नहीं पाई। तो आगे चल करके उसके काफ़ी अचीवमेंट रहे, मगर रिकग्निशन के नाम पे ऑफ कोर्स जो हमको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन ज़रूर मिला, लेकिन हम जिसकी मेरी बगल में मेरे हवलदार की डेथ हुई उसको वीर चक्र मिला और उस टीम को मैंने ही लीड किया था। तो ऐसे इंसिडेंट कई बार मेरे साथ हुआ है। मैं तो बहुत लकी हूँ कि बुलेट आगे से गई और बगल से गई, लेकिन मेरे को एक खरोच भी नहीं आई। आपके सामने आज बैठा हूँ। काफ़ी अच्छी जर्नी रही है आपकी और काफ़ी मतलब ऊंचा नीचा बहुत देखने को मिलता है कि कभी अच्छे सिचुएशंस देखने को मिलते हैं, कभी ऐसे हालात मिलते हैं जब आपका साथी जो है, आपके बगल वाला साथी जैसे कि आपने बताया, वो वीरगति को प्राप्त होता है। तो काफ़ी ऐसे सिचुएशंस मिलते हैं। तो आपने बताया कि आपके जो बगल वाले साथी थे उनके साथ ऐसी घटना हुई थी। कुछ ऐसी मेमोरीज आप बताएं जहाँ पे आपको लगा कि शायद से हाँ ये मतलब एक ज़िंदगी होती है कि महसूस होती है कि हाँ ये मज़ा आया ज़िंदगी में। जैसे कि मैंने अभी पिछले इंटरव्यू में पूछा था सर से, तो उन्होंने बताया था कि वो एक फैमिली फंक्शन में गए थे, वहाँ पे उन्हें गाने का मौका मिला था, तो उन्होंने ऐसी कहानी साझा करी। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जब आप किसी फंक्शन में गए हो जहाँ पे आपको लगा हो कि आर्मी में आने का ये फ़ायदा मिला मुझे? आर्मी आने में फ़ायदा ये कि आप मेरे सामने बैठे। हाँ, शायद आज मेरे को फ़ायदा ये है कि आज की पोजीशन ये है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आज की जब मैं कोई भी ऑपरेशन होता था तो मैं कहीं भी जाता था तो मुझे एक प्रायोरिटी पे लोग मिल जाते थे। आज इस घर में आप बैठे हैं, 79 के बाद श्रीलंका ऑपरेशन के बाद एलडीए मैंने अप्लाई किया तो मुझे ये प्लॉट मिला कि 4% का मिला। तो आर्मी जाने में सो वी ऑलवेज फील प्राउड, और जिस तरह से देश ने हमारा ख्याल किया वी फील मोर प्राउड। इनफैक्ट अगर आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था तो मेरे नीचे कारगिल के दौरान में 3 लड़कों की डेथ हुई थी, और तीनों लड़कों को देखें उसी समय आर्मी को रिकग्नाइज़ किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और 3 चीज़ें उन्होंने ऑर्डर की और हर तीनों चीज़ें उन लोगों को दी गई कि भाई इनके परिवार को एक आर्थिक सहायता दिया जाए, कोई नौकरी रह जाए या बिजनेस दिया जाए। तो उन तीनों को मिला। टेलीफोन दिया जाए, उस ज़माने में टेलीफोन नहीं मिलता था, 2001 की बात, तो उनको टेलीफोन दिया गया और ज़मीन दी जाए। और जब भी कोई डेड बॉडी जाएगी मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको रिसीव करेंगे। और ये परंपरा तभी शुरू हुई और आज भी चल रही। तो वन फील वेरी हैप्पी टू सर्व इन आर्मी, जहाँ पे नेशन आपको रिकग्नाइज करता है। बिकॉज एवरीबडी इज़ गोइंग टू डाई वन डे, everybody is going to die, but if you die then the whole nation remembers you, then you feel proud to be with the army. That is what we always felt. तो इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी में आने में हमें कितनी प्रायोरिटी मिलती है। अच्छा, ये लोगों के एक विचार होते हैं कि जैसे आम लोगों के कुछ शौक़ होते हैं, लोगों के शौक़ होते हैं, अलग अलग तरह के शौक़ होते हैं। किसी का फुटबॉल खेलने का शौक़ है, किसी का गाना गाने का शौक़ है। ऐसे आपके कौन से शौक़ हैं जो हम जान सकते हैं? नहीं, शौक़ तो मतलब सबके वो होते हैं, हर चीज़ के शौक़ होते हैं, लेकिन शौक़ में कोई महारत तो हासिल किसी का अगर रहता है तब तो आज बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों का ये फ़ौज में आने के बाद कई फैसिलिटीज़ सीख जाते हैं, जैसे कि मिलती नहीं है हर जगह पे। जैसे कि हॉर्स राइडिंग हुई, आपकी खेलने का जो भी है, चाहे पब्लिक जैसे आपके बास्केटबॉल खेल रहे हैं, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हैं ट्रुप्स के साथ। और कुछ खेल्स होते हैं जो कि ऑफिसर्स के लिए होते हैं, जो कि मतलब कि सॉफ्टर गेम होते हैं, टफ़र नहीं होते हैं।
लेकिन वो टीम भावना से खेलते हैं, आपकी आइडेंटिटी को पकड़ने के लिए होता है। आपको जब टफ काम करते हैं तो उनको रिलैक्स करने के लिए, जैसे गोल्फ एक गेम है, गोल्फ में अगर आप कंसंट्रेटेड नहीं है, आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, तो आप गेम में आप महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके करेक्टर को, आपके आइडेंटिफिकेशन को पकड़ता है। तो वही एक गोल्फ गेम है जिसको हम लोग खेलते हैं। और गोल्फ गेम एक ऐसा है जो कि मेरी हॉबी है, आप खुद मारते हैं, खुद अपनी अचीवमेंट लेते हैं और खुद हारते हैं। तो जो भी आप काम करते हैं उस आपका ही फैसला वो गेम खुद आपको देता है, इसमें कोई अपोनेंट नहीं होता है। तो दैट इज़ वन हॉबी एंड मेक्स यू ऑलवेज फिट, कि आपको 4-5 किलोमीटर चलना है, फिजिकल चलना है, एज का कोई वो नहीं है। और जब आप खेलते हैं तो उसमें जैसी आपकी क्षमता रहती है उस हिसाब से हैंडीकैप्स मिलते हैं, उस हैंडीकैप्स के हिसाब से आप अच्छे के साथ खेल सकते हैं। यही एक गेम है कि आप जनरल के साथ भी खेल रहे हैं, कर्नल के साथ भी खेल रहे हैं, सिविल वर्क के जो भी काउंटर पार्ट उनके साथ खेल रहे हैं। इसमें रैंक स्ट्रक्चर कोई नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। दे आल्सो फील फ्री टू प्ले बिकॉज उनके साथ आप खेल रहे हैं, बराबर का एक तरह से मुकाबला रहता है। मैंने सुना है कि सर आपको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। ओ, फोटोग्राफी का शौक नहीं है, फोटोग्राफी तो एक तरह से बचपन से मेरे पिताजी ने एक कोडक की कैमरे पकड़ा दिए थे और वो क्लिक 3 का कैमरा होता था, और बचपन से ही मैं उस कैमरे के साथ आगे आया। देन कैनन, देन याशिका, देन ऑफ कोर्स अभी मेरे पास नाइकन पड़ा हुआ है कैमरा, और ऑफ कोर्स नाउ डेज तो आप मोबाइल के कैमरेज आ गए हैं, और सबसे अच्छे कैमरे जो आपके F20, सैमसंग 21 अभी आ रहा है। तो दीज आर द कैमराज विच इज़ कमिंग। अब उसको जो प्रोसेस करने में, उसकी वो बनाने में एक और बड़ी हॉबी है। कोई ऐसा मैसेज जो आप समाज में देना चाहें, आज की यूथ को देना चाहें, क्योंकि आपने एक लंबा समय देखा है आर्मी में, डिफेंस में, आजकल के यूथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन की दुनिया में खोए रहते हैं, ख्याली दुनिया में खोए रहते हैं। तो कुछ मैसेज जो उनको देना चाहें आप? ये मैसेज तो यही है कि बेसिकली आई थिंक चेंज जो चीज़ हो रही है वो चेंज इतनी फास्ट हो रही है कि यू कैन नॉट कूप अप। इतनी फास्ट हो रही कि आज क्या कल क्या हो जाए, यू डोंट नो। इवन मोबाइल्स आल्सो एवरी डे चेंजिंग, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। आप जैक ऑफ ऑल हो रहे हैं, मास्टर ऑफ नन। तो दैट इज़ मेन प्रॉब्लम। वन हैज़ टू सी, कंसंट्रेट कि भाई मास्टर एक में बन जाइए। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप मास्टर किसी में बनिए, घटिया से घटिया काम में भी अगर आप मास्टर हैं तो आपकी वैल्यू है। अगर आप सफाई के भी मास्टर हैं तो सफाई में भी आप बहुत बड़े एक तरह से मास्टर, इतना आप कि किस तरह से उसमें लाना है। एक बहुत बड़े आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट द सुलभ शौचालय, हाउ टू स्टार्ट द एक तरह से प्राइम मिनिस्टर का वो। तो आपको मास्टर होना ज़रूरी है, लेकिन एक ही में बनिए, 2 में बनिए, सब में नहीं कि आप हर जगह पे मास्टर हैं। दूसरी बात है कि आपकी एक्सप्रेशन क्या है, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। आपका रिटन और वर्बल एक्सप्रेशन ही आपकी पूरी कमाई है। अगर आपके अंदर ये 2 चीज़ नहीं है, अगर एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं हैं, आपकी प्रोग्रेस कहीं नहीं जाएगी, नील पे आप अटके रहेंगे। और एक्सप्रेशन आएगा कहाँ से? जब तक आपको नॉलेज नहीं तो एक्सप्रेशन आएगा नहीं, और नॉलेज कहाँ से आएगी? जब तक अथेंटिकेट नहीं होगा। अगर आपके पास गलत नॉलेज है, गलत अथेंटिक एक्सप्रेशन है, तो आप आतंकवादी या बदमाशी या उस तरह के उसमें जाएंगे लाइन में। अगर आपके एक्सप्रेशन राइटिंग में है, पढ़ाई में है और किसी नॉलेज में है, तो आपके उसमें आप अचीवमेंट लाए, आपकी टेक्निकल फील्ड में। आज के डेट में तो टेक्नोलॉजी का तो ऐसा दौर कि हर एक आदमी को साइंटिस्ट होना, हमारे टाइम में नहीं होता था, केवल आर्ट्स पढ़ते थे। आज तो हर चीज़ साइंस है, चाहे मोबाइल पे देखिए चाहे वो देखिए। तो आई थिंक अभी तो आधे एज पे जब जो चीज़ हम लोग 20 साल में सीखते हैं, 10 साल का बच्चा भी जानता है। तो नाउ वन हैज़ टू हैव द गुड एक्सप्रेशन। सर, आर्मी की जर्नी पूरी करने के बाद से आप स्ट्राइव का पार्ट बने, तो स्ट्राइव के बारे में आप बेसिकली बता सकते हैं कि ये स्ट्राइव एक्चुअली है क्या? देखिए, स्ट्राइव करीब 4 साल पहले हम लोगों का एक विचार आया कि वी आर नाउ रिटायर्ड एंड इसी तरह से जैसे गोल्फ खेल रहे थे गोल्फ कोर्स के अंदर, भाई अब इसका और क्या करें। बिकॉज वंस यू आर रिटायर्ड एंड वंस यू आर एक्टिव, योर माइंड इज़ वर्किंग, यू हैव सो मच ऑफ डेप्थ ऑफ नॉलेज, तो उसको कैसे यूज़ किया जाए,
क्योंकि गवर्नमेंट आपके तो जॉब है नहीं, आपके कोई पावर है नहीं, तो ये क्या हुआ, लेट्स स्टार्ट वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्राइव। सो वी करीब 1.5-2 साल तक हम लोग बैठते रहे, बातचीत करते रहे, तो ये वर्ड सोचा गया स्ट्राइव। अब स्ट्राइव का फुल फॉर्म अलग ही है। एस से जो है सोसाइटी, टी से ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, और उसके बाद से आपका आर से रिसर्च है, आपके वी से जो है वेटरन है, ई से एम्पावरमेंट। तो बेसिकली स्ट्राइव का जो एक तरह से हमने एब्रिविएशन बनाया, इसका मतलब ये है, जिसमें कि वेटरन मीन्स कि जो अनुभवी हैं, जो रिटायर्ड हो गए, वेटरन फ्रॉम मेनली फ्रॉम आर्मी फील्ड, मे बी फ्रॉम सिविलियन फील्ड, मे बी फ्रॉम एनी फील्ड, बट इट इज़ अ वेटरन ओनली दोज आर रिटायर्ड। सर्विंग वालों को या यंग लोगों को हम लोगों ने उसमें एंड एवरीबडी इज गॉट एक्सपीरियंस, नॉलेज, सो दैट वी ऑर्गेनाइज्ड। एंड अभी फरवरी लास्ट ईयर 2 साल पहले ये रजिस्टर्ड कराया, बीच में कोरोना आ गया, लेकिन इसकी जो हमने स्टार्ट होने के बाद से वी हैव डन अबाउट 10 to 12 वेबिनार्स। मैं बस एक तरह से कोऑर्डिनेटर कह लीजिए, सेक्रेटरी कह लीजिए, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, अनदर थिंग है, बट इसके अंदर काफ़ी ऐसे सीनियर लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कि आपके लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो कि IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी को कमांड कर चुके हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को कमांड कर चुके हैं, आर्मी कमांडर रहे हैं, एयर फोर्स के सबसे बड़े हेड रहे हैं। तो इस तरह से लोग यहाँ पे हैं जो अपने थॉट्स को देते हैं और लोगों को बताते हैं और उनसे इंटरेक्ट करते हैं। और होपफुली दिस ईयर हम लोग प्रोजेक्ट ऐसे 2 करने वाले हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ टॉक्स वी आर ट्राइंग टू डू। आपके एक तरह से वाटर की क्राइसिस है, चाहे प्राइवेट आत्मनिर्भर है, चाहे आपके जो डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसके ऊपर जो है जो भी पेपर लिखना है, रिसर्च करना है, और ये बातें हम लोग उनसे वो करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। एक तरह से ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग की फंडिंग कहीं से नहीं आती है, हम लोग खुद अभी जो कुछ भी है खुद सब्सक्राइब करते हैं। वो सब्सक्राइब करके वो है, हम लोग एक वेबसाइट भी है स्ट्राइव इंडिया इन करके, और उस पर हम लोग अगर किसी का कोई आर्टिकल है तो उस आर्टिकल को अपलोड कर देते हैं। किसी का अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो वेबिनार अगर पहले हम लोग वेबएक्स या जूम पे करते हैं तो उसको अपलोड कर देते हैं, तो जिससे कि ये देखा जाता है। तो यही बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स विच स्ट्राइव इज़ डूइंग इट, एंड इट इज़ टोटली न्यूट्रल एंड बेसिकली नेशन बिल्डिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हाउ टू ग्रूम ए पीपल, हाउ टू दिस। सर एक ये है सवाल मेरा कि अगर बात करें दूसरी कंट्री के डिफेंस सिस्टम से, तो आप कोई ऐसी कंट्री है जिसका डिफेंस सिस्टम आपको बहुत पसंद हो और आप चाहते हैं इंडिया डिराइव करें? तो देखिए, हर सिचुएशन कंट्री का अलग अलग है, सबकी जो वेल्थ या पावर जो है अलग है, और सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे कि भारत की रिक्वायरमेंट कोई ख़ास नहीं है, लेकिन चूँकि भारत के नेबरिंग कंट्रीज ऐसे हैं, 2 कंट्रीज़ ख़ास तौर से, जो कि भारत के लिए एक तरह से एक फोर्सेस को रखना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी अगर जो छोटी कंट्रियाँ, चाहे नेपाल कह लीजिए, श्रीलंका कह लीजिए, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है। इसलिए भारत के पास जो मिलिट्री पावर है, एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर वर्ल्ड में मानी जाती है, और वो वेल ट्रेंड है। और उस ट्रेनिंग को देखते हुए, और एवरी डे द वॉर्स पैटर्न ऑफ वॉर सिनेरियो इज चेंजिंग। अभी जो है, पहले जो फिजिकल वॉर होते थे, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, चाहे 2 हुआ, उसके बाद से आपके अगर 48 का वॉर हुआ या 65 का हुआ, जहाँ पे टैंक बैटल्स हुए, अब जो है इंसर्जेंसी पे आ गया, अब मिलिटेंसी पे आ गया, अब धीरे धीरे सोशल वॉर आ गया, आपके अब साइबर वॉर पे आ गए, आपके एयर पे आ गए। तो फिजिकल एवरी डे सिनारियो इज चेंजिंग एंड द ग्रे जोन्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, कहाँ पे क्या आएगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और ग्रेजुअली आर्मी का जो अभी फॉर्चुनेटली जो है पिछले जो 2 साल अभी गवर्नमेंट है, तो आर्मी की जो है स्ट्रेंथ और उसके जो भी सिस्टम्स हैं, वो एक तरह से पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, ये काफ़ी वक्त आपने डिफेंस में दिया है, और एक मानसिकता होती है जब डिफेंस में आप देते हैं, तो आप किसी रिलीजन को नहीं देखते, आप किसी कास्ट को नहीं देखते, आप किसी चीज़ को नहीं देखते, बस एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारे नेशन के अंदर लोग हैं, आप बस उनकी सेफ्टी देखते हैं।
तो आपको कहीं नहीं लगता कि जैसे आपने इतनी मेहनत करी, आपने इतना ध्यान दिया लोगों के सेफ्टी के ऊपर, लेकिन आज वो चीज़ें जाके कहीं ना कहीं रिलीजियस लड़ाई अंदर चल रही है। लोग, आप तो बॉर्डर पे लोगों को बचा रहे हो, लेकिन अंदर अंदर लोग आपस में ही लड़ रहे हैं रिलीजियस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आपको भी खटकती होगी। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन रिलीजन की लड़ाई अब जब से मैंने नेटफ्लिक्स देखना शुरू किया तब से समझ में आ गया, पहले भी यही होती थी। अगर आप देख लें जेरूसलम का भी, अगर आप देख लें तो ये रिलीजन ही एक तरह से दायरा था जो कि लड़ाई को बढ़ा रहा था, और आज भी वही चल रहा है। चाहे ISIS का हो, चाहे रिलीजन के नाम पे कंट्रीज़ को आगे बढ़ने का हो, तो इस तरह से लोगों में चेक एंड बैलेंसेस आ रहे हैं जो कि एक तरह से हर एक कंट्री के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो कंट्रीज अपनी अपना डिसीजन ले रही हैं। जहाँ पे रिलीजन की लड़ाई हो रही, वो पर्टिकुलर कंट्री भी खुश नहीं है, उन्हीं के यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं, फिर भी वहीं प्रॉब्लम चल रही है। अगर सेकुलर कंट्री है तो वहाँ भी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये एक तरह से इंटरनल प्रॉब्लम है, माइंडसेट है लोगों का, जो कि इस तरह की लड़ाइयों के लिए मतलब कि एक तरह से रिलीजन को बैकग्राउंड में ले रहे हैं या फोर फ्रंट पे कर रहे हैं। बट दिस इज़ अ माइंडसेट, और वो माइंडसेट पहले से रहा है और आज की बात नहीं है। अगर आप देखें तो पहले अगर शायद रामायण में रिलीजन रहा हो ना रहा, लेकिन एक कोई एंटी तो था ही, रावण तो था ही। अगर आप महाभारत में रहे तो कौरव तो थे ही। तो अब रिलीजन उनका क्या था वो आप पता करिए। तो दैट वे ऑलवेज यू विल फाइंड कि सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम वाज देयर। अगर आप टर्की का देख लीजिए, जेरूसलम का देख लीजिए, जूस थे ही, मुस्लिम थे ही, क्रिश्चियन थे ही। तो लड़ाई जो है रिलीजन की ही एक तरह से चारों तरफ। बल्कि आपको अगर एक चीज़ बताऊं, इंडियन आर्मी के पास एक रिलीजियस टीचर ज़रूर रहता है। वो बताता है कि तुम लड़ाई में जा रहे हो और इस धर्म के हिसाब से तुम कहाँ जाओगे, वीरगति को पाओगे तो कहाँ जाओगे, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। तो रिलीजन का महत्व था, है और रहेगा, वो जाने वाला नहीं है। रही बात ये कि रिलीजन के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी फॉलो फॉर द इन आर्मी। और हम लोग सर्वधर्म को मानते हैं, हम लोग नेशनल इंटीग्रिटी को मानते हैं और नेशन बिल्डिंग को मानते हैं। इसलिए जो है रिलीजन का कोई इसमें वो नहीं है। वो टेम्परेरी रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन कोई इसमें अफेक्टेड नहीं रहता है, क्योंकि रिलीजन के नाम पे ये 1857 का एक तरह से म्यूटनी होने की वो कार्रवाई की गई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें सर से बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी हमारी बातचीत पसंद आई होगी, और सर से भी उम्मीद करते हैं कि हमारी बातचीत सर को भी पसंद आई होगी। और ऐसे ही हम और जवान से भी आप लोगों को मिलाते रहेंगे और जवानों से मिलाते रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में आपसे ज़रूर साझा करेंगे, बताते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और हम अलविदा लेते हैं सर से। जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार।